हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है हम लोग बिहार पैरामेडिकल के जो 2022 के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी के लिए जो पहले बोल देते सर डेमो क्लास दीजिए, तो चलिए उनके लिए मैं डेमो क्लास लेकर के आया हूं ताकि आप देख लो कि आप किस तरह से समझ पाते हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो क्लास 12th के चैप्टर हैं, थर्ड चैप्टर, उनको स्टार्ट करेंगे। सभी का इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, तो इसीलिए हम इन्हीं को स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपके सामने बैनर दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी का बैनर है, ठीक है। एनसीईआरटी को जब आप ओपन करोगे चैप्टर नंबर 3 को, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी डिफिनेशन जान लीजिए। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिया है, तो कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। हिंदी में देख लीजिए, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे अन्य संतानों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव जो है, कोई भी जीव जो लिविंग हो, वो अपने ही जैसे जीव को उत्पत्ति करता है। जैसे कभी देखते होंगे, क्या कभी आपने देखा है कि डॉग जो है वो बिल्ली को उत्पन्न करता है? कोई डॉग है वो अपना बेबी बिल्ली दिया हो, कोई कौ है और वो अपना बच्चा जो बेफेलो दिया, क्या ऐसे देखें? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ, एक थोड़ा सा होता है, कोई एग्जांपल अगर दे सके तो दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस जाति की उत्पत्ति ही वैसे होती है, जैसे खच्चर, ठीक है, उस जाति की उत्पत्ति ही वैसे ही होती है। आप इनके बारे में अगर जानते हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इस पर। तो अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसे अन्य संतानों की उत्पत्ति करता है। अच्छा, क्यों उत्पत्ति करता है संतानों की? क्या कभी इस पर सोचे हैं? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अक्सर आजकल किन्हीं किन्हीं के दिमाग में आ रहा है कि शादी ब्याह नहीं करना है, रिप्रोडक्शन क्या करना है, हमें करना है साधु बन जाना है, ठीक है। अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा? रिसेंटली अभी आपने जापान में सुना होगा कि जापान में जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो घटते जा रही है, दिन प्रतिदिन घटते जा रही है पॉपुलेशन। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में तो बढ़ते जा रही है, प्रति मिनट बढ़ रही है। जापान की बात कर रही है, जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कहा जाता है। वहाँ पर पॉपुलेशन पिछले 3 साल में से कंटिन्यू घटते जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो लोग इसके प्रति मतलब अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रति या बेबी प्रोड्यूस करने के प्रति अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी पॉपुलेशन में, अब मान लीजिए कि कोई वृद्ध होगा तो वो मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? जब वो अपना संतान छोड़ के जाएगा तभी ना जो एक संख्या है वो लगभग बराबर रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन वहां पर नहीं हो रहा। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, पहले तो आपको ये समझा दिए। चलिए दूसरा भी एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आप केला का पौधा देखे होंगे, केला का पौधा बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट किया हूँ ताकि आपको बता सकूँ। यहाँ पर एक पौधा आप देख रहे होंगे, ये बड़ा वाला पौधा, ठीक है। ये बड़ा वाला पौधा जो है बड़ा होकर के अच्छा से अपना फल दे दिया, ठीक है। आप क्या किए, पकने का इंतजार किए, उसके बाद काट के खा लिए। जैसे ही फल देता है केला और आप काट लेते हो, उसके बाद वो केला का पौधा जो होता है, जो फल दे दिया, वो मर जाता है, ठीक है। सिर्फ फल देने तक ही उनका रहता है कार्य। आया नया पौधा, छोटा सा बन के आया, फिर वो वृद्धि किया, विकास किया, बड़ा बना, फल दिया, मर गया। अगर मान लीजिए ये साइड में जो उसका आप बेबी बोल सकते हैं, बोलिए तत्काल के लिए, अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या एक बार केला खाने के बाद आप दोबारा केला खा सकते थे? बताइए, अगर ये नहीं होता तो क्या एक बार केला खाने के बाद ये केला खा लेते जो पक गया, उसके बाद अगर दोबारा आपको केला खाने का मन होता तो क्या मिलता? आप बोलिएगा मार्केट से ले आएंगे। मार्केट से नहीं ले आएंगे, ये हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। अगर पृथ्वी पर पहली बार जैसे केला की उत्पत्ति हुआ,
उस टाइम अगर ऐसा नेचर होता केला में कि एक बार उत्पन्न होना है और डेड हो जाना है फल दे करके, तो क्या फिर हम लोग के पास केला पहुंचता? बिल्कुल नहीं पहुंचता, क्योंकि एक ही पौधा होता, वो भी मर जाता। और वो होता भी तो कहाँ होता, नहीं होता, आता ही नहीं। तो इसमें कैपेबिलिटी होती है, यानी कि क्षमता होती है इसके अंदर कि ये अपने ही जैसे अन्य जो बीज हैं, यानी कि अन्य जो पौधे हैं उनको उत्पन्न करे और बीज उत्पन्न करे, ताकि ये अगर मर जाए तो फिर बाकी के जो हैं वो फल दे दिए, ठीक है, वो फल दे दे। बाकी ये जब डेड करे तो ये देखिए छोटा सा फिर एक आ रहा है, ये फल दे दे। इसी प्रकार से सतत प्रक्रम चलते रहता है। अब आपको पता चला कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि रिप्रोडक्शन के लाभ क्या क्या है। रिप्रोडक्शन की जो पहला लाभ है वो क्या है, जनन के फलस्वरूप अपनी संख्या में वृद्धि करता है। अगर मान लीजिए केला जनन नहीं करे तो क्या वो एक केला के पौधे से दो केला का पौधा बन सकता है? नहीं बन सकता है, कतई नहीं बन सकता। और जब दो केले का पौधा नहीं बनेगा तो क्या एक बार केला का फल खाने के बाद आप दोबारा कभी खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा, ठीक है। तो पहला तो हो गया जनन का जो बेनिफिट्स है वो है कि जीव, कोई भी जीव हो लिविंग, वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। संख्या में वृद्धि क्यों करता है? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, ठीक है ना। अस्तित्व को बचाए रखने की, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया केला वाला, कि अगर केला दूसरा छोटा छोटा पौधा ना उत्पन्न करता तो केला का प्रजाति ही खत्म हो जाता, दुनिया से केला का नाम ही खत्म हो जाता। वो अपने छोटे छोटे प्लांट्स की बोलिए उत्पत्ति करते रहता है, जिससे क्या होता है कि हमें बराबर केले टू केला मिलते रहता है, ठीक ना। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि जनन के फलस्वरूप जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, समझे। अगर उत्पत्ति ना करे तो एक समय में उसका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मनुष्य को भी रिप्रोडक्शन करना चाहिए। ये लाइफ का एक इवेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और कल से ही आप बोलो कि सर ने बताया था, ठीक है ना। तो ये सब नहीं, एक एक एज होती है, एक टाइमिंग होती है ना। चलिए अब हम मेल में देखते हैं। मेल का तो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, फिर भी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मेल का कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम लोग जानेंगे क्योंकि आपके थर्ड चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए मेल का जो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जो एनसीईआरटी में बोला गया, पहले वो समझाता हूँ आपको। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहना है एनसीईआरटी का? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। यहाँ पर लोकेटेड और पेल्विक रीजन मतलब क्या कहा जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन अंग होता है वो कहाँ पर लोकेटेड, मतलब लोकेशन से बना है लोकेटेड, लोकेटेड मतलब कहाँ रहता है? तो पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन क्या है दोस्तों? आपके जो दोनों जंघा जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, जंघा जिसको बोलते हैं और काच भी बहुत लोग बोलते हैं, उन्हीं के बीच में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। मेल का मेल वाला रहता है लाइक पेनिस, ठीक है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या रहती है? वेजेना, ठीक है। उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसको आप काउंट करते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस एक नहीं रहता है, पेयर में रहता है, जोड़ा रहता है, ठीक है। अब सिर्फ जो है आपके टेस्टिस ही नहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, अच्छा जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी जैसे बोल देते हैं कि आलू परवल की सब्जी बनाओ, ठीक है, तो क्या सब्जी में प्याज नहीं पड़ता है, मिर्च नहीं पड़ता है? एक अच्छा सब्जी बनने के लिए सबों चीज़ों का ज़रूरत है ना, मिर्च का भी, प्याज का भी, लहसुन का भी। तो उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने के लिए एक तो हो गया आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्या करता हो, बीज अर्थात स्पर्म का उत्पत्ति या ओवम का उत्पत्ति करता हो, और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट करता हो, ठीक है। सपोर्ट में कौन कर रहा है? अलोंग विथ
एसेसरी डक्ट, डक्ट क्या होती है, एक नली होती है जिससे पास होता है, डक्ट कहा जाता है नली को, ठीक है। ग्लैंड्स, आगे हम बताएंगे ग्लैंड्स क्या होती है, इनका आपको 3D डायग्राम भी दिखाएंगे तो टेंशन मत लीजिए। एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या कहते हैं, शरीर के बाहर जो उभरा हुआ अंग रहता है, लाइक पेनिस, पेनिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना, ये सपोर्टेड सेक्स ऑर्गन है। और पेनिस को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, क्योंकि ये आप देखते होंगे लटका हुआ रहता है हमारे शरीर के बाह्य भाग में, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि ये पेल्विक रीजन में है कहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने एक डायग्राम लेके लगाया है, ये आपको देख रहे हो, यही कहलाता है आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है ना, क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका हिस्सा टेस्टिस, ठीक है, ये क्या है आपके टेस्टिस है, ठीक है। इसी में स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने की क्या क्या प्रोसेस है ये भी हम बताएंगे आपको। पहले ये भी जान लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, ठीक है। वृषण पुरुष का जो है प्रमुख जनन अंग होता है, और टेस्टिस को ही क्या बोला जाता है, मेल गैमिट। अच्छा, गेमिट मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, सर गेमिट मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं गेमिट मतलब क्या होता है। जो एक ऐसा यूनिट या एक ऐसा हिस्सा जिससे उसी जाति के अगले जीव का फॉर्मेशन हो, लाइक अगर आप एक पपीता देख रहे हो और पपीता में जो बीज होता है वो पपीता का आप गेमिट उनको बोल सकते हो, क्योंकि वही क्या करता है, फिर अगला जो नेक्स्ट पौधा आता है आपका पपीता का उसी से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो गेमिट किसको हम लोग बोलते हैं, जो एक ऐसा यूनिट जो नेक्स्ट जनरेशन के आप ऑर्गेनिज्म बोलिए या ऑफस्प्रिंग बोलिए उनको उत्पन्न करता है, ठीक है। और मेल गेमिट जो है, जिसे मेल गेमिट बोला जाता है, वो क्या है, स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म को क्या बोला जाता है, मेल गेमिट बोला जाता है। अब बात करते हैं टेस्टिस की, अगर हम बात कर रहे थे तो आइए टेस्टिस के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका टेस्टिस, टेस्टिस का ये अंदर वाला डायग्राम है जो कि कट सेक्शन है, आप देख सकते हैं, एपिडिडर्मिस, उसके बाद ढेर सारे हैं, सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, सबको आपको डीपली पढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या आपके पैरामेडिकल्स एग्जाम हो, कहीं भी पूछा जाए तो आप बेहतरीन रूप से उनका जवाब दे पाएँ, ठीक है ना। तो पहले ओवरऑल टेस्टिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। टेस्टिस का जो आकार होता है, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेप, शेप क्या होता है टेस्टिस का, ओवल शेप होता है। ओवल को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाकार, ठीक है ना। ओवल शेप, ओवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाकार, अंडा आकार का होता है, गोल नहीं होता है, ठीक है। शेप मतलब आकार। फिर अगर लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी टेस्टिस की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, कोई बता सकते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट से। 4 to 5 cm, ये हो गई लंबाई। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई की, टेस्टिस की चौड़ाई कितनी होती है, कोई बता सकते हैं, 2 to 3 cm। अगर साथ में मोटाई भी पूछ दे तो अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गई आपको टेस्टिस की, टेस्टिस को हम डील करेंगे डिटेल्स में आगे।
अभी हम आप बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री जनन अंग। चलिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिडर्ड ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। जैसे कि मेल में आपने देखा पेयर ऑफ टेस्टिस था ना, उसी प्रकार से फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, एलोंग विथ मतलब के साथ, यानी कि ओवरी के साथ और क्यों क्या क्या है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती है। तो पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स क्या होता है वो भी हम बताएंगे। यूट्रस, यूट्रस तो सभी लोग जानते होंगे जहाँ पर बेबी बोलिए तो डेवलप होती है, ठीक है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है, वेजेना के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है नली आकार का वही होता है। वेजेना को तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या कहलाएगा इसमें, इसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेमरी ग्लैंड्स आपको कहलाएगा, ठीक है। वेजिना भी आ जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। उसके बाद बोला गया है लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, इतना सब चीज तो कहाँ लोकेटेड कहाँ रहती है, पेल्विक रीजन, जैसे कि हमने बताया दोनों जंघाओं के बीच, जिसको हम लोग काच भी बोल देते हैं। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स क्या होता है सभी लोग जानते हैं ना, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, जिससे मदर जो है बेबी को फीडिंग करवाती है, यानी कि मिल्क पिलवाती है, ठीक है, उसी को मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये सारे चीज हो गए। और आपके अब बोलिएगा कि सर फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है बाबू वो क्या है, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने क्लियर किया है, पढ़िए इसको। ओवरीज, क्योंकि दो ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरी है, इसीलिए हम बोलेंगे ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं पता है ना आप लोगों को, जो गेमीट प्रोड्यूस करे, क्या करे, गेमीट प्रोड्यूस करे। फीमेल गेमीट क्या है, फीमेल गेमीट क्या है कोई बता सकते हैं, फीमेल गेमीट्स क्या है, ओवम, ठीक है, क्या है, ओवम। ये हो गया आपका फीमेल गैमिट्स, ठीक है ना। गैमिट्स क्या होता है बता दिए हमने, पपीता वाला जो एग्जांपल दिए थे आपको। चलिए अब ओवम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये हो गया वेजाइना आपका। वेजाइना के ऊपर वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं जो यूट्रस के नीचे जो पाथ है उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और उससे ऊपर वाला जो आकार आपको जो लाइक त्रिभुज टाइप से दिख रहा है, लेकिन त्रिभुज टाइप से होता नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस का जो वाल होता है, यानी कि यूट्रस में दीवार सीधा समझिए वो 3 लेयर का होता है। इस सब पर भी हम पढ़ाएंगे, डीपली से पढ़ाएंगे सबको अलग अलग से, किन लेयर का क्या अपना खास महत्व है। उसके बाद ये वाला जो आप लेंथ वाला जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में ही आपके स्पर्म आते हैं और यहाँ से ओवम निकलती है, यहीं पर रहती है ओवम, ठीक है, ओवरी इसको बोला जाता है। ओवरी के अंदर ही ओवम रहती है। ओवम यहाँ से निकल करके यहाँ एक स्थैमस जंक्शन होता है और यहाँ से स्पर्म आता है लहराते हुए बिल खाते हुए, और यहाँ पर स्थैमस जंक्शन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जैगोट बनता है, जैगोट से इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो आकर के यहाँ पर यूट्रस में आपके जो यूट्रस के वाल होते हैं इंडोमेट्रियम उससे चिपक जाते हैं और वहाँ पर डेवलप करने लगते हैं। अब हम बात कर रहे थे ओवरी की, तो ओवम की, तो ओवम की साइज क्या होती है बता सकते हैं कोई, जल्दी से बताइए ओवम की साइज क्या होती है, सबों को बताना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका जो शेप होता है
बोले तो आकार, ओवल शेप होता है अर्थात अंडा आकार का, अंडा आकार का होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी होती है 4 cm। ठीक है, 3 to 4 रहे तो भी आपको टिक लगा देना है। और चौड़ाई कितनी होती है 2 cm। ठीक है, तो ये था आपके ओवरी के बारे में। अब ये डेमो क्लास है तो डेमो में आपको इतना ही बता रहे हैं। फिर जो हमारा 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रही है उसमें आपको इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको और डीपली से अब समझाएंगे कि टेस्ट आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनमें क्या क्या आते हैं, फिर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारा कुछ को हम बहुत ही अच्छे से डीप में जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हो। आपका फ़ी जो है फुल पैरामेडिकल कोर्स की वो 599 रुपया है, लेकिन अगर आप 1 नवंबर से पहले एडमिशन लेते हो तो केवल आपको 525 रुपये में एडमिशन हो जाएगी ऑफर के तहत। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में।